वेलकम टू घटना सूत्र। जैसा कि आज आप सभी ने देखा था कि हमने सुबह आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव दोनों से किए थे। तो अब टाइम आ गया है जब हम करेंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चन 5 और मेंस के क्वेश्चन 2। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द ब्लू पोर्ट्स इनिशिएटिव। क्या चीज़ के लिए? ब्लू पोर्ट इनिशिएटिव के लिए। तो ये जॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड बैंक, लॉन्च्ड अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो बोल रहा है कि वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में जॉइंट वेंचर है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आता है। सेकेंड बोल रहा है द इनिशिएटिव फोकसेस ओनली ऑन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स एंड बिल्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स एट फिशिंग हार्बर्स। तो बोल रहा है कि इसमें सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने की बात होगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करने की बात होगी एट फिशिंग हार्बर्स। फिर थर्ड पॉइंट है कि पायलट फिशिंग हार्बर सेलेक्ट किए गए हैं वानकबारा, कराईकल और जखाऊ में। तो अब इनमें से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन है 2 and 3, 1 and 2, 3 and 1 and 3। अब देखो आंसर होगा इसका 3। अब 3 ओनली क्यों होगा ये अपन बताते। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान रखना कि ब्लू पोर्ट्स इनिशिएटिव के बारे में बात किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि ब्लू पोर्ट इनिशिएटिव जॉइंट वेंचर वर्ल्ड बैंक का नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है इन पार्टनरशिप विथ FAO। ठीक है, क्लियर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है विथ FAO, नॉट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्पेसिफिकली। तो मत्स्य संपदा योजना के अंदर स्पेसिफिकली नहीं है। अब सेकेंड वाला इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि द इनिशिएटिव गोज बियॉन्ड जस्ट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर while it does promote sustainable practices it also includes। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें आती है? गवर्नेंस आता है, सेफ्टी आता है, ट्रेसेबिलिटी आता है, डिजिटलाइजेशन आता है एंड नॉट जस्ट सोलर पैनल्स एंड फिशिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें तो थर्ड पॉइंट सही है क्योंकि जो पायलट प्रोजेक्ट्स है वो एक दीव में है, एक कराईकल पुडुचेरी में और एक जखाऊ गुजरात में है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो गया थर्ड ओनली, दैट इज C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज होल्डिंग द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैम्पियनशिप। तो वो बोल रहा है कि वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैम्पियनशिप कहाँ होने वाली है। तो ऑप्शन है न्यू दिल्ली, भोपाल, चेन्नई और हैदराबाद। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज न्यू दिल्ली। तो कौन सा एडिशन हो रहा है? 12th एडिशन हो रहा है वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैम्पियनशिप का, जो सितंबर 27 से अक्टूबर 5 तक है। ये इवेंट होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। और फर्स्ट टाइम इसको इंडिया होस्ट कर रहा है। न्यू दिल्ली becomes the largest ever host city for para athletes world championship। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है। फिर हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, द कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है पूछ रहा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, तो अब कटरनिया घाट यूपी में है। ठीक है, नेपाल बॉर्डर से लगती है। तो द करेक्ट आंसर इज यूपी। अब कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन बहरेच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व। किसका पार्ट है ये? दुधवा टाइगर रिजर्व का, अलॉन्ग विद द दुधवा नेशनल पार्क एंड किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ कहाँ? किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है। ये इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास है और रिच बायोडाइवर्सिटी है, इंक्लूडिंग टाइगर्स, गैंजेटिक डॉल्फिन्स, घड़ियाल्स, एलिफेंट्स और रेयर बर्ड्स। ये सेंचुरी लाइज अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ गिरवा रिवर। गिरवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? घाघरा रिवर की। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। हु हैज़ पब्लिश्ड द वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025। तो वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने पब्लिश की है? तो द फर्स्ट ऑप्शन इज वर्ल्ड बैंक, सेकेंड इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, थर्ड इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड फोर्थ इज केप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट कौन पब्लिश करे? कैप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने रिलीज़ की? केप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ की है और रिपोर्ट ट्रैक करता है ट्रेंड्स इन ग्लोबल वेल्थ, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, बस देखो इसमें ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिर्फ ये है कि रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, तो इतना ही याद रखो, केप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, अलॉन्ग विथ इंडिया विच अदर कंट्रीज फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन वर रिसेंटली इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो UN का जो एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बॉडी है ना, उसमें इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्री इलेक्ट हुई थी? तो द फर्स्ट ऑप्शन इज इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, सेकेंड इज ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, थर्ड इज जापान, पाकिस्तान, नेपाल एंड फोर्थ इज चाइना, लेबनान एंड तुर्कमेनिस्तान। सो द करेक्ट आंसर इज D, दैट इज चाइना, लेबनान एंड तुर्कमेनिस्तान। ये याद रख लीजिएगा, थोड़ा फैक्चुअल पार्ट है।
अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात करते तो जून 2024 में इंडिया इलेक्ट हुई थी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 3 साल के टर्म के लिए 2025 से 2027 तक। और एशिया पैसिफिक ग्रुप से और कौन कौन था? चाइना, लेबनान एंड तुर्कमेनिस्तान। अब इकोसॉक के बारे में देखते हैं तो इकोसॉक वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन है जो फोकस करता है इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट करता है एफर्ट्स को ऑन डेवलपमेंटल गोल्स, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं मेंस के क्वेश्चन में। हम 2 मेंस के क्वेश्चन करेंगे। तो मेंस के क्वेश्चन हम काफ़ी एनालिटिकल तरीके से करेंगे। इसको 3 पार्ट में देखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इंस्टीट्यूशनल इनविजिबिलिटी मीन फॉर वल्नरेबल ग्रुप। बोल रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इनविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, एंड हाउ कैन गवर्नेंस सिस्टम बी चेंज टू इंक्लूड द अनडॉक्यूमेंटेड एंड मार्जिनलाइज्ड इन डिसीजन मेकिंग। और बोल रहे हैं सजेशन मांग रहा है कि कैसे गवर्नेंस सिस्टम को चेंज किया जा सकता है जिससे कि अनडॉक्यूमेंटेड और मार्जिनलाइज लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकें। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल इनविजिबिलिटी हमको समझाना पड़ेगा इंट्रो में। तो देखो वही समझाया गया है कि इंस्टीट्यूशनल इनविजिबिलिटी होता क्या है। ये रेफर करता है सिस्टमेटिक नेग्लेक्ट और एक्सक्लूजन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज माइग्रेंट्स, इनफॉर्मल वर्कर्स, ट्रांसजेंडर पर्सन, स्लम ड्वेलर्स एंड सर्टेन कास्ट और ट्राइबल कम्युनिटीज़ फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस ऑफ गवर्नेंस। तो बोल रहा है कि कुछ लोग मार्जिनलाइज हो जाते हैं, उसमें आ नहीं पाते। तो जैसे एग्जाम्पल माइग्रेंट्स, इनफॉर्मल वर्कर, ट्रांसजेंडर पर्सन, स्लम ड्वेलर्स और कास्ट और ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो इसका मतलब क्या होता है कि दीज ग्रुप्स आर ऑफन एब्सेंट इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। क्या है ये? एब्सेंट है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, अंडर रिप्रेजेंटेटेड है पॉलिसी मेकिंग में और इनएक्सेसिबल है वेलफेयर सिस्टम्स के लिए। इसीलिए क्या होता है, डिप्रिविएशन और मार्जिनलाइजेशन का साइकिल चलता ही रहता है। ठीक है, विशियस साइकिल बन जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल इनविजिबिलिटी है उसके क्या क्या डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या इम्पैक्ट है बोलना चाहिए। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंटेशन। बहुत सारे लोगों के पास क्या नहीं है, आधार नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, लैंड टाइटल्स नहीं है, इसलिए वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं बहुत सारी स्कीम्स और सर्विसेज से। तो एग्जाम्पल की बात करें तो अर्बन माइग्रेंट्स ऑफन गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम पीडीएस एंड हेल्थ बेनिफिट्स ड्यू टू लैक ऑफ डोमिसाइल बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि क्या होता है, अर्बन एरिया में लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट करके आए होते हैं, तो उनके पास उतने ज़्यादा मतलब रेसिडेंस को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और इसलिए वो इनएलिजिबल हो जाते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज़ एब्सेंस इन डाटा एंड सर्वेज। तो क्या होता है, नेशनल डाटा सेट्स होता है जो सेंसस और एनएसएसओ का, वो ऑफन अंडर रिपोर्ट कर देता है इनफॉर्मल सेटलमेंट्स को और जेंडर माइनॉरिटीज़ को, नोमैडिक ट्राइब्स को, इसलिए उनके जो नीड्स हैं वो विजिबल नहीं हो पाते हैं प्लानिंग में। फिर थर्ड पॉइंट है पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट्स, कि गवर्नेंस फ्रेमवर्क ना ऑफन इग्नोर कर देता है जैसे कुछ सेक्टर, जैसे ट्रांसजेंडर पीपल, डिसेबल्ड पीपल और रेफ्यूजीज़। ये तो उनके क्राइटेरिया में बहुत सारी स्कीम्स वगैरह में आते ही नहीं है, तो इसलिए लैक ऑफ इंक्लूजन और पॉलिसी एपैथी शो होता है। फोर्थ है लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन। तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को रेयरली एक्सेस है इलेक्टेड बॉडीज़ में, प्लानिंग कमीशंस में और लोकल गवर्नेंस फोरम्स सच एज पंचायत और अर्बन वार्ड्स, तो उसमें उनकी रीच नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या है इस इनविजिबिलिटी का, कि वेलफेयर एक्सक्लूजन, की ऐसे लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं, डिनाइल ऑफ बेसिक राइट्स नहीं मिल पाते उनको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स फुल और एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, फूड सिक्योरिटी ऐसे राइट्स भी इनको नहीं मिल पाते। फिर लीगल इनसिक्योरिटी की बात की जाए तो स्टेटलेस इंडिविजुअल्स एंड स्लम ड्वेलर्स ऑफन फेस इविक्शन एंड हरासमेंट ड्यू टू लैक ऑफ लीगल स्टेटस। तो इविक्शन और हरासमेंट हो जाता है। फिर साइकिल ऑफ पॉवर्टी, वही विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी चलती रहती है, क्रेडिट लोन्स ज़्यादा हो जाते हैं, जॉब्स नहीं मिल पाती, पब्लिक सर्विसेज पे इम्पैक्ट होता है। अब इसके लिए लेकिन हमको कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे इस इंक्लूजन इनको इंक्लूड करने के लिए और ये विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ यूनिवर्सल एक्सेस टू आइडेंटिटी एंड एंटाइटलमेंट्स। तो हम यूनिवर्सल एक्सेस देंगे आइडेंटिटी कार्ड्स के लिए, जैसे आधार, डिजिटल राशन कार्ड, सोशल सिक्योरिटी फॉर मेंबर्स, सोशल सिक्योरिटी देंगे मेंबर्स को फॉर माइग्रेंट्स एंड अनडॉक्यूमेंटेड पर्सन्स। तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया है वन नेशन वन राशन कार्ड की मोबाइल सर्विस डिलीवरी टू ओवरकम लोकेशन बैरियर्स। फिर सेकेंड है डाटा ड्रिवन इंक्लूजन। तो हम कंडक्ट कर सकते हैं इंक्लूसिव सर्वेज विद डिसएग्रीगेटेड डाटा ऑन कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी और ऑक्यूपेशन। किस किस चीज़ों पे? कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी और ऑक्यूपेशन पे। फिर थर्ड है लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या है, इम्प्लीमेंट स्ट्रीट वेंडर एंड फॉरेस्ट राइट लॉज। तो अब स्ट्रीट वेंडर्स लॉज और फॉरेस्ट राइट लॉज इम्प्लीमेंट करेंगे, ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे, ऑम्बुड्समैन ऑफिस बनाएंगे।
फिर क्या है, नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। तो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस कैसे ला सकते हैं, वार्ड कमिटीज़ के थ्रू, ग्राम सभास के थ्रू, अर्बन प्लानिंग बोर्ड्स के थ्रू, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी हम पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस ला सकते हैं। फिर द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड इज इंक्लूसिव पॉलिसी डिज़ाइन, जैसे कि जेंडर बजटिंग लाओ। जेंडर बजटिंग हमने कल पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ट्राइबल सब प्लान्स की बात हो सकती है, इसमें यूनिवर्सल बेसिक सर्विस मॉडल्स की बात हो सकती है, टेलर मॉडल मतलब कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज़ फॉर वर्कर्स एंड इनफॉर्मल वर्कर्स एंड स्लम ड्वेलर्स, ठीक है। तो इसको हमने अभी ये वाले क्वेश्चन का इंट्रो और बॉडी पार्ट देख लिया। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में क्या है, इंस्टीट्यूशनल इनविजिबिलिटी एक कॉज भी है और एक कॉन्सिक्वेंस भी है सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन का। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि इसके कारण ही हो रहा है या इसके कारण ही हो रहा है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। फॉर ए ट्रूली इंक्लूसिव डेमोक्रेसी गवर्नेंस सिस्टम मस्ट मूव बियॉन्ड टोकनिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। तो हमको ब्यूरोक्रेसी और टोकनिज्म से आगे बढ़ के एक्टिव लिसनिंग करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी और डिग्निटी अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज द कंक्लूजन पार्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज सी बेड माइनिंग अ थ्रेट टू मरीन बायोडाइवर्सिटी, what ecological risks are involved and how can global rules be improved to protect ocean ecosystem। तो ये काफ़ी इजी है, बोल रहे सी बेड माइनिंग कैसे थ्रेट है मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि थ्रेट क्या है ये बताना है, उसमें क्या क्या इकोलॉजिकल रिस्क इन्वॉल्व हैं ये बताना है, और हम उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं ये बताना है। तीन पार्ट है। अब इसमें सी बेड माइनिंग बोला है तो हम सबसे पहले इंट्रो में क्या करेंगे, सी बेड माइनिंग को डिफाइन करेंगे। तो देखो आंसर वाला पार्ट कि सी बेड माइनिंग क्या होती है, रिफर्स टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स बियॉन्ड सी फ्लोर, फ्रॉम सी फ्लोर। तो क्या करना है हमको, ओशियन फ्लोर से मिनरल्स और मेटल्स को निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं सी बेड माइनिंग। कौन से रीजन से, स्पेसिफिकली हाइड्रोथर्मल वेंट से, पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल से और कोबाल्ट क्रस्ट से, ठीक है। हाइड्रोथर्मल वेंट, पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स एंड कोबाल्ट क्रस्ट्स। ड्रिवन बाय डिमांड फॉर क्रिटिकल मिनरल्स यूज्ड इन क्लीन एनर्जी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो क्या क्या डिमांड है, क्लीन एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी की, तो डीप सी माइनिंग को इंपॉर्टेंस मिल रहा है। अब डीप सी क्या है, लीस्ट अंडरस्टूड और मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पजेस सीरियस थ्रेट टू मरीन बायोडाइवर्सिटी। तो क्या होता है, जब हम इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल माइनिंग करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मरीन बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट होता है। तो अब कैसे थ्रेट होता है हमको ये बताना है। तो ये हमारा बॉडी का ये पार्ट है। इसमें हम देखेंगे अनएक्सप्लोर्ड इकोसिस्टम्स। तो क्या है, ओवर 80% ऑफ द ओशियन रिमेन्स अनमैप्ड। तो यहाँ पे मोस्ट यूनिक, स्लो ग्रोइंग और ऑफन एंडेमिक स्पीसीज़ रहती है, तो माइनिंग इनको डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर स्लो रिकवरी रेट्स, ओशन के अंदर क्या है, लो प्रोडक्टिव रेट्स है, तो मतलब इनकी रिकवरी बहुत स्लो होती है। फिर आता है थर्ड पॉइंट कि लार्ज स्केल हैबिटेट डिसरप्शन है। तो कैसे लार्ज स्केल हैबिटेट डिसरप्शन है कि एक्सट्रैक्शन मशीन फिजिकली स्क्रैप करती है फ्लोर को, सीबेड को, जिससे कि डिस्टर्ब हो जाता है फ्रेजाइल इकोसिस्टम जैसे कोरल गार्डन, स्पॉन्ज फील्ड्स और हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ठीक है। अब हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया, अब ये था सेकेंड सब हेड जहाँ पे हमको बोला था कि की रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व है, इकोलॉजिकल रिस्क ये बताना है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज सेडिमेंट प्लूम्स। क्या होता है, माइनिंग के कारण बहुत ज़्यादा सेडिमेंट प्लूम्स क्रिएट हो जाते हैं जो कि स्मूथर मरीन लाइफ, डिस्टर्ब्ड फिल्टर फीडर्स और रिड्यूस लाइट पेनिट्रेशन। तो लाइट पेनिट्रेशन वगैरह भी कम कर देते हैं। और नॉइस और वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, नेविगेशन में इशू आता है, कम्युनिकेशन में इशू आता है फॉर मैमल्स लाइक वेल्स एंड डॉल्फिन्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर टॉक्सिक पॉल्यूशन रहता है, जैसे कि मेटल्स और टॉक्सिन, हेवी मेटल्स वगैरह से कंटेमिनेशन हो जाता है और फूड चेन को इम्पैक्ट होता है और डैमेज कर देती है माइक्रोबायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ को। फिर कार्बन सिंक की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे कि कार्बन सिक्वेस्टर नहीं कर पाते ओशियंस। अब इससे क्या गैप्स इन ग्लोबल गवर्नेंस, कैसे गैप आता है वो देखना है हमको। तो वीक रेगुलेटरी ओवरसाइट, क्योंकि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की वीक रेगुलेशंस है, उतने अच्छे से वो रेगुलेट नहीं हो पा रहा है, तो वो बाइंडिंग प्रोविजंस नहीं रहते हैं। फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, तो क्या होता है, नॉन इंक्लूसिव हो जाता है। ISA हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग नॉन इंक्लूसिव। फिर नो लाइबिलिटी फ्रेमवर्क, तो क्या है, क्लियर लीगल सिस्टम फॉर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन इन केस ऑफ इकोलॉजिकल डैमेज। मतलब हमारे यहाँ कोई लाइबिलिटी फ्रेमवर्क नहीं है कि यदि हम इकोलॉजिकल डैमेज कर देते हैं तो हमारे ऊपर क्या पेनाल्टी लगेगी, क्या होगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। फिर हमको मेजर्स क्या क्या लेना है इनको स्ट्रेंथन करने के लिए ग्लोबल रूल्स को, जिससे कि इकोलॉजिकल डैमेज नहीं हो पाए या कम हो जाए सीबेड माइनिंग के कारण। तो अडॉप्ट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना कि ऐसा मतलब ट्राई करें कि ऐसा हो ही ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मोरेटोरियम ऑन सीबेड माइनिंग हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे रिकमेंड किया IUCN ने। फिर लीगली बाइंडिंग इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स ला सकते हैं, जैसे ISA इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ला सकता है इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह के बाद। फिर हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं डीप सी रिसर्च को, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन मरीन बायोडाइवर्सिटी मैपिंग,
स्पेसिफिकली कहाँ पे, एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन में, हाई सी एरिया जो होते हैं ना वहाँ पे। फिर फोर्थ, इंक्लूसिव गवर्नेंस हम ला सकते हैं जिससे कि इंडिजीनियस कम्युनिटी इन्वॉल्व हो सके, साइंटिस्ट्स इन्वॉल्व हो सके, सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व हो सके ISA के डिसीजन में, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके। फिर UN अभी ना ये करंट अफेयर्स है, ठीक है, UN हाई सीज ट्रिटी का इम्प्लीमेंटेशन, जो हाई सीज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन ट्रिटी भी बोलते हैं, जिससे कि मरीन प्रोटेक्टेड एरिया और क्रिएट हो सके और एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग रेगुलेट हो सके, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। अब हमने देखो इंट्रो और बॉडी देख लिया, अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, हमको क्वेश्चन से रिलेट करना है, रिलेटेड विथ क्वेश्चन। तो वाइल सीबेड माइनिंग ऑफर्स पोटेंशियल इकोनॉमिक गेन्स, इट रिस्क्स इरिवर्सिबल डैमेज टू डीप सी इकोसिस्टम्स। तो बोल रहा है कि सीबेड माइनिंग से इकोनॉमिक गेन्स तो होते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है डीप सी इकोसिस्टम्स को, दैट आर वाइटल टू ओशन हेल्थ एंड प्लानिटरी स्टेबिलिटी। तो इनको बैलेंस करना, बैलेंसिंग रिसोर्स नीड्स विद एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड्स क्या क्या चीज़, प्रिकॉशन, साइंटिफिक एविडेंस, रोबस्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। Strengthening global rules is not just about regulating mining, it is about preserving the planet's last ecological frontier. तो अभी क्या है, अपन क्या जनरली ऐसे क्यों बोल रहे हैं लास्ट इकोलॉजिकल फ्रंटियर, क्योंकि अभी कोई भी एरेना ऐसा नहीं है जहाँ तक हम पहुँचे नहीं है, लेकिन सी बेड माइनिंग ऐसा है कि जहाँ पे हम उतना ज़्यादा नहीं पहुँचे हैं, तो एटलीस्ट हम उसको तो प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं अपने थोड़े रेशनल थिंकिंग से या लॉजिकल, या हम सस्टेनेबिलिटी अप्रोच से, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल से, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप SDG भी यूज़ कर सकते हो, SDG 14, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये SDG यूज़ कर सकते हो इसमें। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ये मेंस के दोनों क्वेश्चन और जो प्रीलिम्स के हमने 5 क्वेश्चन किए हैं वो सब चीज़ आपको समझ आई होगी। तो आप लोग बस इसको जो भी अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उसको अच्छे से रिवाइज़ करते जाइए, इस पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करते जाओ, और जो भी इंपॉर्टेंट लगे ना उसका छोटे छोटे नोट्स बना लेना, जिससे कि आप लास्ट में रिवाइज कर सको, कुछ एग्जाम्पल्स नोट करते जाना, ठीक है। अब हम मिलते हैं कल के वीडियो में, कल का करंट अफेयर्स लेते हुए। आप सभी को तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।